और हमारे सहयोगी और फायर ब्रांड एंकर रवि हेमराज सिसोदिया इस मंच को आगे बढ़ाएंगे और इस मंच का विषय है कि मालवा निमाड़ का मिजाज क्या है। जयस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कैसे देख रही इस निमाड़। जरा स्वागत कीजिए इन तीनों नेताओं का। प्लीज रवि आप मंच पर आइए। देखिए तालियां अगर बजती रहेगी ना तो हौसला भी बढ़ता रहेगा। तालियां से स्वागत कीजिए रवि। और आगे इस कार्यक्रम को यानी इस सेशन को 5वें सेशन को रवि ही आगे बढ़ाएंगे और वो जानेंगे जयस नेता और कांग्रेस नेता और बीजेपी नेता से कि मालवा निमाड़ के लिए उन्होंने क्या काम किया या क्या वादे हैं या क्या चाहते हैं आप। रवि जी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मध्य प्रदेश में जीत का रास्ता तय करना है तो मालवा निमाड़ में मजबूती किसी भी पार्टी को रखना पड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह भी हो जाती है कि अगर पिछले चुनाव के हमने बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की अगर बात करें तो जो कांग्रेस ने जो सत्ता हासिल की थी वो मालवा निमाड़ के रास्ते के मार्फत ही हासिल की थी। हमारे साथ तमाम मौजूद नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं कांग्रेस से ही कि कांग्रेस में किस तरीके की तैयारियां हैं और सबसे खास बात कि जयेश भी मंच पर है हमारे साथ, भाजपा भी हमारे साथ में मंच पे है। लेकिन पहला सवाल यह मेरा ही है कि कांग्रेस तो खुद ही कहती है कि जो जयेश है उनका और आपका डीएनए एक ही है या उनकी बी टीम है। इसको लेकर क्या कहेंगे? भाजपा ही लगातार आप पे आरोप लगाती रहती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, जो आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहते हैं, मगर जयेश जो अपने उत्पीड़न के कारण, आदिवासियों के उत्पीड़न के कारण जो बातें उठा रही है वो ये कांग्रेस उठा रही है। आदिवासियों को भले जो कांग्रेस कर रही है, इसीलिए जयेश कांग्रेस के सपोर्ट में है और बी टीम कहा जाता है। बी नहीं, हम उसको असल टीम ही मानते हैं, वो भी हमारा भाई है। और कांग्रेस और जयेश एक मुश्त होकर आदिवासियों की आवाज उठाते हैं, इसीलिए बीजेपी में घबराहट। ये घबराहट कहां तक पहुंचेगी तो चुनाव, आने वाला चुनाव बताएगा। बीजेपी से मैं आपसे सवाल लेना चाहूंगा सर कि अभी वर्तमान परिदृश्य आप क्या देख रहे हैं और खासकर मालवा निमाड़ की अगर हम बात करते हैं तो ये ऐसा सुदूर इलाका है जहां पर आदिवासी बहुल इलाका भी है। ऐसे में कांग्रेस काम कर रही है, जेएस काम कर रही है, लेकिन बीजेपी क्या देखती है और बीजेपी का फैक्टर क्या आने वाले चुनाव को लेकर? माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा सिर्फ एक ही संकल्प है, विकास, विकास और विकास करना। निश्चित तौर पर पूर्व के चुनाव में हमारी स्थिति यहां पर ठीक नहीं थी, क्योंकि जो कांग्रेस ने जो झूठे वादे करके बहकाया था जनता को, उसके बहकावा में आकर जो मतदाता बहक गया था, हम निश्चित तौर पर यहां पर माइनस में थे। लेकिन आज हमने पूरे प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह जी चौहान और नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो काम किए हैं, आप सबसे पहले अगर आप कल्पना कर लें अपन कि 20 साल पहले यहां पर मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी, क्या सड़क थी, क्या लाइट थी, क्या चिकित्सा का स्तर था। आज देखिए जितने भी लोग यहां पर इसके पूर्व में भी आए, अगर मान लो लोग आए तो आज सड़क दिख रही है, लाइट दिख रही है, पानी दिख रहा है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली है। निश्चित तौर पर आने वाले समय में हम विकास के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती थी, करती है और करती रहेगी। और हमारा निश्चित तौर पर है कि आने वाले समय में मालवा और निमाड़ हम क्लीन स्वीप करके हम जीतेंगे। बिल्कुल, आपने विकासों के जाल तो काफी सारे बताए हैं, काफी सारे दिखाए हैं, लेकिन क्या ये विकासों के जाल जो हैं ये आदिवासी अंचल तक पहुंचे? हमारे साथ जैसे प्रतिनिधि जो हैं उनसे बात करेंगे। बीजेपी जिस तरीके की बात कह रही है, जितने विकास कार्यों की बात कर रही है, आदिवासी क्या चाहता है, आदिवासी के मन में क्या है और उस क्षेत्र के विकास के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आदिवासी अब समझदार हो चुका है। बीजेपी ने जो 18 साल का यहां पर मध्य प्रदेश में राज किया है, वो बता रही कि हमने बहुत विकास किया। अगर इतना विकास किया है तो आज हमारे शिक्षा का स्तर क्या हो गया है, स्वास्थ्य का स्तर आदिवासी इलाकों में पूरी तरह से ठप पड़े है, दवाखाने खोल दिए लेकिन डॉक्टर तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ घोषणा देते हैं, बातें करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर आदिवासियों की स्थिति देखी जाए तो बहुत बुरी है। आप आए दिन देखो आदिवासियों पे कितना अत्याचार हो रहा है, मारा जा रहा है, उनको घसीटा जा रहा है, उनके ऊपर पेशाब तक की जा रही है, बीजेपी के नेता के द्वारा किया जा रहा है। उस पर ये कोई बोलने को तैयार है? आज अगर हम आंदोलन कर रहे हैं और उस आंदोलन के उसमें एवज में जाके हम किसी का विरोध करते हैं, विधायक का या उसके प्रतिनिधि का विरोध कर रहे हैं, लेकिन आज तक भी अगर आदिवासी या आदिवासी हितैषी बीजेपी सरकार बताती है अपने आप को, तो एक भी बीजेपी नेता ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन
हमारे साथ तो गलत हुआ है ना, तो इसके बारे में बीजेपी को बोलना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप जाके सीएम साहब उनके पांव धो रहे, ये कर रहे, तो पहले आप उसके पेशाब करो और उसके बाद में पांव धो। ये कौन सा है, ये कौन सी बात हुई? आदिवासी इस चीज को अच्छे से समझता है और आने वाले समय में आदिवासी इनको बताएगा कि आदिवासी की ताकत क्या है। सीधे तौर पर आप पर आरोप लग रहा है कि जिस तरीके का घटनाक्रम हुआ, कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़े हुए जो विधायक थे उनके प्रतिनिधि बताए गए और उसके बाद में ये घटनाक्रम सामने आई। हालांकि सीएम ने बाकायदा बुलाया उन्हें और सीएम हाउस में उन्होंने पैर धोए, सारी चीजें की है। अब आरोप लग रहा है साफ तौर पर आप पर कि ये सब सारी जो चीजें हो रही हैं ये होने से बच जाती तो ये सब चीजें करना नहीं पड़ती। मेरे मित्र ने जो आरोप लगाया है कि वो विधायक के प्रतिनिधि थे, ये मैं इस बात का खंडन करता हूं। और साथ में जो शिवराज जी ने जो किया है, वास्तव में उनका मन बड़ा व्यथित था। उन्होंने अपने भाव प्रकट किए हैं। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हम हर समाज को एक दृष्टि से देखते हैं और हमारी जितनी भी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए है। और हम निश्चित तौर पर वहां पर, अगर हम यहां पर 18 साल तक अगर हम राज कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर हमने किया है। और आप तभी सभी लोग विपक्ष में और हम सत्ता में, हमने अच्छा काम किया तभी तो हम सत्ता में हैं। और निश्चित तौर पर हम आगे भी और अच्छा हम कर रहे हैं, इसलिए हम वापिस हमारी सरकार बनेगी और मालवा और निर्माण में हम वापिस से पुनः जीतेंगे। हम 2018 में जो सरकार बनी कांग्रेस की, फिर सारा नाट्य रूपांतरण आपने तरीके से देखा। कांग्रेस से कई सारे मंत्री जो हैं बीजेपी में गए, बीजेपी ज्वाइन हुई और फिर सरकार बनी। अब तमाम प्रकार के आरोप लगते हैं कि सरकार तो कांग्रेस ने भी बनाई थी, अपने बूते पे बनाई थी, लेकिन खरीद फरोख्त की राजनीति करने के बाद में एक कांग्रेस आरोप लगाती है कि उनकी सरकार गिरा दी गई, लेकिन इसका जवाब बोले इस बार उनको मिलने वाला है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? जवाब पब्लिक देगी और पब्लिक अच्छी तरह से महसूस कर रही है कि आदिवासियों के विकास के लिए बीजेपी ने कैसे कैसे कृत्य दिखाए हैं। मध्य प्रदेश में 300 नर्सिंग कॉलेज खोले, 3 साल से बगैर मंजूरी से वो चल रहे हैं और वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। उनकी शासन से छात्रवृत्ति वसूली करी जा रही है और 3 साल से उनकी परीक्षा नहीं हो रही। उनका 3-4 साल का जीवन समाप्त हो गया। इसी प्रकार बिजली की बात करें, 2410 करोड़ रुपए प्रति वर्ष 4 बिजली कंपनियों को बगैर उनसे बिजली खरीदे दिए जाते हैं और उसको घाटा बताकर वही पैसे पर यूनिट पर 1.5 रुपया ज्यादा बढ़ाकर हमसे वसूले जा रहे हैं। तो उसमें क्या आदिवासी नहीं आ रहे? फिर मैं आपको बताऊं कि आज ही के समाचार में उन्होंने बताया है कि 9200 करोड़ रुपए बिजली की सब्सिडी दी गई है, पूरे साल की घोषित की थी। उसमें अभी 3-4 महीने में ही 87 करोड़ रुपए पूरे हो गए बिजली यूनिट। तो आप बताओ इसमें इस टाइम में किन लोगों के बिजली के बिल कम आए? बिल तो ज्यादा आए, तो वो सब्सिडी कहां गई? आदिवासियों के नाम की सब्सिडी किधर घुस गई? बिल ज्यादा आए। तो ये उत्थान का तरीका। सर मेरा सवाल तो आप दोनों पार्टियों से, जैसे इस बात पर मैं बाद में रिएक्शन लूंगा। यदि आदिवासियों की शुरू से ही सुनवाई होती, आदिवासियों के लिए लगातार जो मुद्दे वे उठाते रहे, उनकी मांगे पूरी होती रहती, उनकी सुनवाई समय समय पर होती रहती, तो ये जय संगठन बना क्यों फिर? ये मेरा सवाल आपसे भी है और ये आपसे भी है। यदि कांग्रेस इनकी बात सुनती जब कांग्रेस सरकार में थी या बीजेपी जब सरकार में थी और इनकी मांगे सुनती रहती, तो जय संगठन को सामने आने की जरूरत क्यों पड़ी फिर? जय अपने जितने भी प्रदर्शन करता रहा, प्रोटेस्ट करता रहा, वो सामने क्यों आया? अगर आप इन्होंने इनकी मांगे सुनी होती तो शायद ये संगठन सामने ना होता। जी आप क्या कहेंगे? देखिए, जयस जो संगठन है वो कांग्रेस की बी टीम है, इस सामने दिखता है हमको। उनके दोनों का जो गठबंधन है, इंटरनल गठबंधन, वो क्या कहलाता समाज जानता है। दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं और आने वाले समय में निश्चित तौर पर दिखने को भी मिलेगा। और जहां तक अभी शिक्षा की बात करिए, मैं बड़ा गर्व के साथ बोल सकता हूं कि मैं जन भागीदारी अध्यक्ष हूं पीजी कॉलेज का। वहां पर 10,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसके अंदर हर समाज के विद्यार्थी पढ़ते हैं, जिसमें आदिवासी विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। इतना बड़ा हॉस्टल है बहनों के लिए, भाइयों के लिए। और जो हॉस्टल में नहीं रहना चाहता उनको मकान किराया सरकार देती है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य मिले। इसलिए आज बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बीजेपी के शासन में पढ़ रहे हैं।
और आज किसी का भला हो रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विकासकारी योजनाओं के कारण हो रहा है। आदिवासियों को लेकर कई सारे काम करने की बीजेपी बात कहती है, लेकिन जो सीधी की घटना आई, कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल हुआ इससे। चुनाव सामने है और उसके पहले जब इस प्रकार की घटना आ जाती है, जो कि न सिर्फ प्रादेशिक स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर चर्चाओं का विषय रहती है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आपने जैसे ही समझा कि ये घटना हुई है, तो विदिन घंटे के अंदर पूरी शासन हरकत में आया है, प्रशासन हरकत में आया है और उसका परिणाम देखने को मिला है। जिस व्यक्ति ने ये घटना की है वो निश्चित तौर पर आज अंदर है और साथ में उसका मकान भी तोड़ दिया गया। ऐसे व्यक्तियों को मध्य प्रदेश की भूमि के ऊपर अगर जो भी व्यक्ति ऐसे काम किएगा उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ेगा। तो मामा जी ने कहा है कि मैं ऐसे व्यक्तियों को 10 फीट जमीन के अंदर गाड़ के रख दूंगा। यहां कानून और व्यवस्था इस शांति का टापू है, था, है और रहेगा। आदिवासियों के साथ में ये घटना हुई, उन्होंने कहा कि एक ही दिन में हमने कार्रवाई की, आरोपियों को गिरफ्तार भी किया, एनएसए की कार्रवाई भी उस पर की गई, अतिक्रमण की कार्रवाई भी की गई, घर भी उसका तोड़ दिया, उसके परिवार को सड़क पर लेके आ गए। एक आदिवासी क्या सोचता है, क्या संतुष्ट रहे क्योंकि सीएम ने घर बुलाया, पैर धुलाकर पूरी उनके व्यवस्थित तरीके से इस अपमान जो उनका हुआ है उसे कहने के धोने की उन्होंने कोशिश की। आप क्या सोचते हैं बतौर आदिवासी संगठन के? देखिए, मध्य प्रदेश में आदिवासियों पे अगर सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं तो भारत में मध्य प्रदेश, एनसीआरबी का आंकड़ा है, में सबसे ज्यादा अगर किसी आदिवासी मतलब किसी समाज के साथ अपराध हुए हैं तो वो आदिवासी है। मध्य प्रदेश भारत का नंबर 1 ऐसा राज्य है जहां पर आदिवासियों पे सबसे ज्यादा अत्याचार हुए। अगर ये बोलते हैं कि एक दिन उसका घर तोड़ दिया है या फिर उसके परिवार को रोड पे लिया है, लेकिन नेमावर, नीमच, खरगोन, बिस्टान ऐसे कितने सारे उदाहरण है जहां पर आदिवासियों को मारा गया है। वहां पर ये बोलने को कोई तैयार नहीं होते हैं और ये बोलते हैं हमेशा ना कि कांग्रेस की बी टीम है। तो मैं एक बात बोलूं कि हम विचार के साथ में, जयेश विचार के साथ में है। आज अगर हमारा विचार कांग्रेस के साथ था तो वो हमारे साथ में आके उसका पुतला दहन करके लिए उसके रोड पे आंदोलन करने को तैयार है। बता दो कोई बीजेपी वाला एक ने भी आंदोलन करा है, ज्ञापन दिया है, पुतला जला है तो बता दो। ये चीज करते नहीं है, ये दिखाते कुछ और है, करते कुछ और। इनके मन में आदिवासियों को खत्म करने की साजिश है बीजेपी की बहुत बड़ी। लेकिन अब जयेश के युवा जाग चुके हैं और ये समाज के लिए लड़ाई लड़ेंगे, आखिरी दम तक लड़ेंगे। और इतना हमको भरोसा है कि अगर जयेश पूरी ताकत से अगर समाज की लड़ाई लड़ेगा तो जीतेगा। बस ये है हमारा, और ये विचार की लड़ाई रहती है। हम किसी के साथ या किसी के दूर नहीं है, सिर्फ विचार है कि आदिवासी को जो खत्म करने की बात करेगा जयेश उसके साथ में कभी खड़ा नहीं रहेगा। विचारों की लड़ाई है। आपसे मेरा सवाल है सर कि 2018 में जब आपकी सरकार बनी, सरकार व्यवस्थित तरीके चल रही थी, लेकिन फिर सरकार गिराई गई और उसके बाद में कई सारे जो कांग्रेसी थे वो बीजेपी में शामिल हुए। वहां कार्यकर्ताओं में एक आज वर्तमान की स्थिति जो है, जैसा कि आप लोग कहते हैं, जैसा बीजेपी इस बात को नकारती है हालांकि, लेकिन आप लोग कहते हैं कि उनमें असंतोष है। कई सारे कार्यकर्ता जो हैं वो फिर कांग्रेस में वापस आने की बात कर रहे हैं या वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। क्या कितनी सत्यता है इन बातों में? इस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? सत्यता तो आप लोगों को मालूम ही पड़ती है। एक तरह से वो लोग जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हैं अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। वो ऐसा सोच रहा कि हमने जिंदगी में इतनी बड़ी गलती कर दी जो बहुत बड़ी उनके जीवन का लाइफ ही खत्म कर दिया। क्या जो एक महाराज की गिनती में आते थे आज वो भैया साहब बन गए, उनकी कोई कदर नहीं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो जयेश वाली उठी, तो इतने सालों से बीजेपी शासन है और वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही, इसलिए उनका आक्रोश है कि भाई उनकी कोई समस्या हल नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं, यहाँ पेटलाबाद में लड़कियों के लिए छात्रावास बना हुआ कॉलेज के, यहाँ 4 साल से उसको चालू ही नहीं कर रहा। और वहां पढ़ती तो आदिवासी बच्चे ही पढ़ते कि क्या? तो ऐसी कई समस्या है। ये तो अपने मद में इतने भुले हुए हैं कि हमने कोई जनता से सरकार थोड़ी बनाई, हमने तो खरीद के बनाई है और हमारे हिसाब से चलाएंगे और उस हिसाब से चला रहे हैं। जनता की सुन ही नहीं रहा। बिल्कुल, आपसे सवाल लूंगा, क्या रिएक्शन आपका है जो साफ तौर पर आरोप लग रहे हैं कि मेरे मित्र ने जो आरोप लगाए वो निराधार है। वास्तव में कांग्रेस टूटी क्यों, इसका जवाब तो कांग्रेस को खुद को मंथन करना चाहिए। अगर वो खुद मंथन नहीं कर रही है और अपनी गलतियों पर गलतियां करे जा रही है और अपनी गलतियों का ठिकरा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर फोड़ना, ये कहां का औचित्य है? अरे माननीय ज्योतिरादित्य जी ने कहा है
कि जो वादे सरकार को हमने किए थे, हमने लोगों से सामने हमने 2 लाख का कर्जा माफ करने की बात की थी, वो कमलनाथ सरकार नहीं कर रही है। जो हमने बेरोजगार भत्ता देने की बात करी थी वो हमने नहीं कर पाए। आज हम जनता के बीच जा रहे हैं, हम आंख से आंख नहीं मिला पा रहे, इसलिए हम इस वादा खिलाफी के कारण यह सरकार छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। नीति और निर्धारण के कारण जा रहे हैं, आपके झूठे वादों के कारण सरकार टूटी है। इस पे कांग्रेस को मंथन करना चाहिए। क्या देख रहे हैं आगामी जो चुनाव है, ये चुनाव काफी दिलचस्प होने वाला है और जब आदिवासी सुदूर अंचल की बात की जाती है तो अब जेएस का नाम भी उठकर काफी मजबूती से सामने आ रहा है। चुनाव को लेकर जेएस की क्या तैयारियां हैं और अब आगे किस तरीके से देखने को, कि विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है और ऐसे में क्या जेएस की क्या तैयारी? देखिए, जेएस जो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक है डॉक्टर हीरालाल अलावा, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जेएस अभी तो स्वतंत्र तैयारी कर रहा है, लेकिन अगर किसी से बात होती है या फिर हमारे विचार जिसके साथ मिलेंगे उसके साथ में हम 2023 का चुनाव लड़ेंगे। और हमारे युवा जो पूरे जमीनी स्तर पे जो काम करते हैं, उन्होंने यही सोच लिया है कि आप सड़क से लेके संसद तक हमारे देश के युवा जाएंगे, समाज की आवाज को बुलंद करेंगे और हमारे हक और अधिकार को लेकर जाएंगे। तो यहाँ हमने बात की मालवा निमाड़ की राजनीति के बारे में, जहां पर एक महत्वपूर्ण फैक्टर है आदिवासियों का, और बीजेपी, कांग्रेस और जेएस ने बखूबी उन सारे सवालों का जवाब दिया है। और आने वाले समय में सत्ता का सरताज कौन होगा, यह तो जनता ही तय करेगी। हमारे सभी अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। IBC 24 के साथ जुड़ रहे हैं, धन्यवाद।